हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो मैसेज की स्पीड आपकी पूरी तेज हो गई है। गुड आफ्टरनून सभी को। ठीक है, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, और नहीं होंगे तो मैं कर दूंगा आपको ठीक। ठीक है, चलिए भाई। अभी आप लोग आते जा रहे हैं भाई, बहुत स्पीड से आप लोग आ रहे हैं। एक बार पहले आ ही जाओ, फर्स्ट क्लास आपकी, ताकि कोई बच्चे का शुरुआत का पोर्शन मिस ना हो। वरना आप लोगों की जो ये लाइव क्लास होती है बाद में अपने आप ही रिकॉर्डेड फॉर्म में चली जाती है, तो जो बच्चे बाद में देखते हैं तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोग इसको देख सकते हो। ठीक है। ठीक है भाई, सभी को गुड इवनिंग। ठीक ठीक। ठीक ठीक, हाँ हाँ भाई, लव यू ऑल। हाँ मैं ठीक हूँ भाई, फिट हूँ एकदम। चलिए जल्दी आइए भाई, बहुत स्पीड से आप लोग आ रहे हैं तो जल्दी आइए। मैं चाहता हूँ सारे एक बार आ जाए आप लोग। तो आप लोग ये रिकॉर्ड भी बनाते जा रहे हो, मतलब इतने तो यूट्यूब पर किसी के लाइव नहीं आते होंगे जितने हमारी एप्लीकेशन के अंदर लाइव आ जाते हैं बच्चे। ठीक है भाई। ठीक ठीक। जल्दी जल्दी, 1 मिनट का टाइम देता हूँ, फिर उसके बाद में क्लास स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। ठीक है भाई। चलिए अब मैं क्लास की यहाँ से शुरुआत कर देता हूँ, आप लोग बहुत स्पीड से आ रहे हो। तो फ्रेंड्स, मैं इस कोर्स के अंदर आपको सीटेट के कोर्स के अंदर आपको पढ़ाऊंगा सीडीपी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की, क्योंकि दोनों का सिलेबस आपका सेम रहता है, पैटर्न सेम रहता है। पहले से पहले जो पैटर्न आता था उसमें ये होता था कि जो आपका पेपर वन है वो थोड़ा सा पेपर टू के मुकाबले इजी होता था, मतलब जो लैंग्वेज पूछी जाती थी वो थोड़ी सी हल्की पूछी जाती थी। बट पिछली बार के कई सीटेट से जो पैटर्न है बिल्कुल चेंज हो गया। चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो चाहे आपका पेपर सेकंड हो, सेम लैंग्वेज पूछी जाती है। जो घुमा के लैंग्वेज पूछता है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वाली आपकी लैंग्वेज पूछता है। पैटर्न भी सेम आपका बन गया है। कुछ कंसेप्ट आपके पहले पेपर टू के अंदर आते थे, पेपर वन के अंदर नहीं आते थे, अब वो पेपर वन के अंदर भी आने लगे। तो कुल मिला के चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो पेपर सेकंड हो, दोनों आपके बराबर हो गए, लेवल में बराबर हो गए, उनको पूछने की जो लैंग्वेज है वो बराबर हो गई, और सिलेबस तो ऑलरेडी इससे पहले बराबर आपका था ही। ठीक है। आई होप आप लोगों ने मैंने यूट्यूब के ऊपर भी एक वीडियो डाली थी सिलेबस के बारे में, तो मैंने उसके अंदर आपका सिलेबस बताया था, क्योंकि सीडीपी आपका एक ऐसा सेक्शन बनता है, एक आपका पर्टिकुलर ऐसा सब्जेक्ट बनता है जो बाकी के जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, लाइक आपका ईवीएस हुआ, लैंग्वेज हुआ, या सोशल साइंस, साइंस की पेडागोजी भी हुआ, उसमें भी आपको हेल्प करता है। यानी मेरे वाला जो सब्जेक्ट रहता है, अगर आपने इसको अच्छे तरीके से कर लिया तो समझ लेना आपका पेपर बहुत अच्छे नंबर से आप लोग पास करने वाले हो। ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूं, आई होप आपने पहले भी देखा होगा, एक बार हल्की नजर देख लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर पढ़ेंगे। जो हमारा टॉपिक आज की वीडियो के अंदर मैंने लिया है, उस टॉपिक के ऊपर हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। वो टॉपिक आपके सामने ग्रोथ का एक चैप्टर है आपके सिलेबस के अंदर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे आज सिर्फ ग्रोथ का। एक चीज आपके सामने और शेयर करता हूं, ठीक है, शुरुआत में आपको बता दूं ताकि आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाए। देखिए, जो आपका इस सीडीपी का सिलेबस है, जो आपका सीडीपी का सिलेबस है, तो सीडीपी के सिलेबस को आप लोग बिल्कुल मेरे ऊपर छोड़ देना। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है? कुछ नहीं पढ़ना है इसके अलावा। जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं उतना ही आपको पढ़ना है। बस इसके साथ में जो हम आपको अपनी एप्लीकेशन के अंदर आपको नोट्स दे रहे हैं, नोट्स के अंदर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करना अच्छी खासी। और अदर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जो मैं आपके लिए यहां पर सीडीपी कराने वाला हूं। ठीक है। अभी आपका जो सीडीपी का सिलेबस है, आज से वो आपका पर्टिकुलर चैप्टर आपकी स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जाम आने तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम लोग लास्ट में प्रैक्टिस सेशन कराते हैं, मतलब प्रैक्टिस सेट लगाते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर भी। ठीक है। तो आपका तसल्ली से सिलेबस कंप्लीट होगा, तसल्ली से आपकी प्रैक्टिस होगी। और इतना मैं यकीन आपको दिलाता हूं, अगर आपने शुरू से लेके लास्ट तक अच्छे से पढ़ा, तो जो सीडीपी के अंदर बच्चे 30/30 का स्कोर लेकर आते हैं, वो स्कोर आप लोग भी लेकर आओगे। ठीक है। अगर आप लोग ये सोचते हो नहीं 20 भी आ जाए बहुत है, 25 भी आ जाए बहुत है, तो फिर आप लोगों को कोर्स लेने की जरूरत नहीं थी। ठीक है। तो पूरा स्कोर हमें 30 में से 30 का रखना है। मैं चाहता हूं कि आपका एक नंबर भी ना कटे, तो उसके लिए आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक की सभी वीडियो देखना, और सीडीपी के अंदर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसके अलावा मत पढ़ना, सिर्फ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। आपका सीडीपी पेपर में इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। ये चीजें मैंने आपके सामने यहां पर डिस्कस कर दी। थोड़ा सा इसका लेवल इस बार मैं आपके लिए बढ़ा के ले रहा हूं, क्योंकि जो इससे पहला पेपर हुआ है उसके अंदर मुझे बढ़िया बात ये लगी, मतलब जो आपके टॉपिक है वो तो सेम है, बट लैंग्वेज अच्छी पूछी, तो जो पेपर था वो एवरेज बन गया। ठीक है। तो इस बार मैं थोड़ा सा इसका आपका लेवल बढ़ा के लूंगा। अगर एग्जामिनर पिछले वाले से भी आपका डिफिकल्ट पूछ लेता है, तो भी आपको उसके अंदर दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है। इसलिए मैंने सिर्फ आज जो आपके लिए टॉपिक लिया है, वो सिर्फ मैंने ग्रोथ लिया है, डेवलपमेंट नहीं लिया इसके साथ में। हालांकि वरना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मैं एक साथ ही करा देता हूं। ठीक है। लेकिन मैंने कहा थोड़ा तसल्ली में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, और सीटेट पास होने के बाद जब आगे किसी और एग्जाम के लिए आप लोग पढ़ते हो जहां पर सीडीपी आती है,
वहां पर आपको ये पूरा हेल्प यहाँ पर देने वाला है। आप लोग पूरे सिलेबस के अंदर जब इसको कंप्लीट कर लोगे और लास्ट तक देखना कि आपका कितना लेवल बन गया है, कितनी नॉलेज आपको यहाँ पर हो गई है। ठीक है, तो कुछ जरूरी बातें मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करी, और ये एक बार मैं हल्की सी आपके सामने सिलेबस के ऊपर एक बार नजर यहाँ पर डलवा देता हूँ। ठीक है जी, आई होप आप लोग सब आ गए। देखो भाई, लाइव की संख्या आप लोगों की कितनी पहुंच गई है मैंने कहा ना, इतने तो लोगों की यूट्यूब में लाइव नहीं आते, टोटल व्यू नहीं आते, जितना आप लोगों की यहाँ पर संख्या लाइव में पहुंच गई है। ठीक है, तो चलिए अब मैं यहाँ पर आपके सामने सिलेबस को एक एक करके डिस्कस कर लेता हूं। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर ग्रोथ के बारे में, यानी कि वृद्धि के बारे में हम लोग पढ़ने वाला है। ठीक है, और जो पर्टिकुलर चैप्टर आपका होता रहेगा, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, तो मैं इसके फिर साथ के साथ आपको क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस कराऊंगा। एक प्रैक्टिस सेट आपके लास्ट में चलेंगे, जो प्रैक्टिस सेशन चलता है, एक चलेगा आपको चैप्टर के बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, चलिए, इसलिए मैंने कहा कि आपको और मैं कुछ यहाँ पर नहीं करने दूंगा। देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने इसको देख लिया होगा, ये पूरा का पूरा सिलेबस है। नहीं देखा तो भी कोई बात नहीं, बट एक बार नजर डाल लेना, क्योंकि जो जो चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा वो वही चीजें जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होती है। देखिए, आपका पहला ही चैप्टर जो आज हम लोग पढ़ने वाले ग्रोथ का, तो उसके अंदर आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक चैप्टर है। ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, डेवलपमेंट के जो आपके प्रिंसिपल सिद्धांत होते हैं वो क्या होता है, डेवलपमेंट की जो स्टेजेज होती है, अवस्थाएं होती है, वो क्या होती है, डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले क्या क्या होते हैं, अलाना फलाना ढिलाना। ठीक है, आप कहोगे ये भी सिलेबस में है? हाँ, ये भी सिलेबस में मजाक कर रहा हूं भाई। तो ये पूरा चैप्टर आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का बन गया। डेवलपमेंट आपका एक ऐसा चैप्टर है जो आपको सीडीपी के अलावा बाकी के आपके दूसरे सब्जेक्ट में भी आपको यहां पर हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में। ये ऐसा चैप्टर है, ये भी आपको दूसरे सब्जेक्ट में भी हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम सोशलाइजेशन, समाजीकरण के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोस्की। इसके अलावा कुछ थ्योरी मैंने अपनी तरफ से और डाली हुई है, जैसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात हो यहाँ पर हो गई। ठीक है, उसके अलावा एक दो बेंडूरा की भी मैं यहाँ पर करा दूंगा, क्योंकि इससे पहले पूछी जाती थी सीटेट में, बट अब नहीं पूछी जाती है। लेकिन बेंडूरा को मैं डाल दूंगा। ठीक है, और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी तो आपको मैं करा दूंगा। अब देखिए, जीन पियाजे हो गया, लेव वाइगोस्की हो गए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो आपके लैंग्वेज के अंदर भी आपको देखने को मिलते हैं। पियाजे साहब तो आपके मैथमेटिक्स के अंदर भी आ जाते हैं, तो दूसरे सब्जेक्ट में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अगली बात करेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, ये भी आपको दूसरे सब्जेक्ट में हेल्प करेगा। बात करेंगे इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि की बात करेंगे, बुद्धि क्या होती है, प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, इसका आईक्यू टेस्ट क्या होता है। बुद्धि के अंदर आपकी हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी थी, उसके बारे में बात करेंगे, उसका आलोचना क्यों हुई, ये सब हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बात करेंगे लैंग्वेज और थॉट की, भाषा और विचार के बारे में बात करेंगे। देखिए, आपके एग्जाम में जो एक टॉपिक है चिंतन के नाम से, ये भी आपके दूसरे सब्जेक्ट में आपको हेल्प करता है, और लैंग्वेज वाला सेक्शन तो करता ही करता है। बात करेंगे आपके जेंडर, ये भी दूसरे सब्जेक्ट में आपको हेल्प करता है। अब सोचो यार, जब ये दूसरे सब्जेक्ट में इतना हेल्प कर रहे हैं, तो क्या मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलने चाहिए अपने कोर्स के अंदर ये मैंने यूट्यूब पर भी पूछा था, लेकिन नलायक सब इधर उधर हो गए आपके। ठीक है, अगली बात करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की, तो ये भी आपके दूसरे सब्जेक्ट में आपको हेल्प करता है। असेसमेंट एंड इवोल्यूशन, ये ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपके सीडीपी में तो आते आता है, ईवीएस, मैथमेटिक्स और आपकी लैंग्वेज, और चाहे आपने सोशल साइंस वगैरह भी लिया है, उसके अंदर भी आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो बड़ा महत्वपूर्ण ये भी आपका चैप्टर बन गया। आप लोग देख रहे हो कि मतलब सीडीपी के आपके ऐसे टॉपिक है जो दूसरे के भी मतलब आपके सब्जेक्ट के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ते हैं भैया, आपके सेक्शन सेकंड के अंदर हम लोग आगे एनईपी 2020। एनईपी 2020 से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। जब से पेपर आपका ऑनलाइन हुआ है तब से आपके एनईपी 2020 से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए, एनईपी 2020 एक ऐसा टॉपिक होता है, ना सिर्फ आपको सीटेट में हेल्प करता है, मैथमेटिक्स में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, लैंग्वेज में यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, ईवीएस में क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, और इसके बाद के जो भी एग्जाम रहेंगे उसके लिए भी आपकी एनईपी 2020 बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, एनसीएफ 2005 के बारे में बात करेंगे। देखिए, अभी आपको एनसीएफ 2005 ही पढ़ना है, क्योंकि जो नए वाला है उसका भी सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, और ना ही वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो 2022 वाला का जो ड्राफ्ट बना है, तो आपको एनसीएफ 2005 पढ़ना है। यहाँ पर आपको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पढ़ना है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट पढ़ना है। इसके अंदर जो जो दिव्यांगता होती है, ठीक है, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। वो जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनका समावेशन हमको कैसे करना होता है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। या कुछ आपके जैसे लर्निंग डिसऑर्डर होता है, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिस्मोर्फिया, डिस्थीमिया वगैरह, अलाना फलाना, ये हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से मैंने इसको यहां पर बांटा हुआ है। अब यहां पर एक और चीज आ जाती है, पेडागोजी। पेडागोजी अगर आप इन चैप्टर को अच्छी प्रकार से देख लोगे, इसी में आपकी पेडागोजी छुपी हुई है।
ठीक है, इससे बाहर आपकी पेडागोजी नहीं जाएगी। जो जो चैप्टर अगर आपने इन सब 2005 पढ़ लिया, पेडागोजी समझ में आ जाएगी। एनईपी 2020 आपने पढ़ लिया, पेडागोजी आपको समझ में आ जाएगी। और जब मैं आपको सभी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपकी पेडागोजी अपने आप ही आ जाएगी। जब लास्ट में हम लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे तो खुद आप लोग देखना कि जो आपका सोचने का नजरिया है वो कितना यहाँ पर बदल जाएगा। आई होप आपके सिलेबस कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि सर पता नहीं क्या क्या करा रहे हैं। ये आपको बताना जरूरी है कि इसको हम लोग करने वाले हैं, यही आपके पेपर में आता है, यही मैं आपको कराऊंगा और यही आपको करना है। ठीक है, तो चलिए भाई हम लोग आ जाते हैं अपने पहले टॉपिक पर। अच्छा ये वाला हमारा रह गया यार, इसको तो मैं भूल ही गया। ये बेसिकली इसी के अंदर आपके टॉपिक आ जाते हैं, जैसे कोग्निशन एंड इमोशन का होता है। ये पर्टिकुलर टॉपिक में इन्हीं चैप्टर के अंदर आ जाते हैं। जैसा आपके एग्जाम में एक बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है लर्निंग का, ठीक है, शायद वो लर्निंग वाला, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है। लर्निंग का एक बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है। लर्निंग क्या होता है, लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, लर्निंग के ट्रांसफर के बारे में पूछा जाता है। और लर्निंग में ही जैसे प्रभावित करने वाले कारक आते हैं, उसी में आ जाता है आपका इमोशन यानी संवेग, कि जो बच्चे के इमोशन है किस प्रकार लर्निंग को प्रभावित करते हैं। तो पर्टिकुलर चैप्टर में उसके अंदर करा देता हूं। कोग्निशन वाला भी आपके डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। ठीक है, मोटिवेशन वाला बचा, मोटिवेशन एंड लर्निंग, इस चैप्टर को हम कराएंगे। तो यहाँ पर पर्टिकुलर लर्निंग का जो आपका चैप्टर है, चाहे आपका टीचिंग के साथ हो चाहे मोटिवेशन के साथ हो, इसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, और कुछ चैप्टर इनमें से पिछले वाले चैप्टर के अंदर ही ऑलरेडी आपके इंक्लूड हो जाते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बढ़ लेते हैं अपने टॉपिक की ओर। पहला टॉपिक आपका ग्रोथ यानी कि वृद्धि के बारे में। जितनी चीजें मैं आज आपको वृद्धि के बारे में बताने वाला हूं, आप लोग कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, चाहे सीटेट का हो चाहे इसके बाद के बड़े भी एग्जाम, जिससे आपको जो मिलती है वृद्धि में, इससे बाहर मुझे नहीं लगता आपके सामने कुछ भी चीज देखने को मिलेगी। तो चलिए भाई डाल लेते हैं यहां पर अपनी हेडलाइन जो ऑलरेडी डली हुई है, ग्रोथ यानी कि वृद्धि के बारे में। ठीक है, आप लोगों के कमेंट हो गए, मैं एक बार दोबारा ओपन करता हूं। वेरी गुड भाई, ठीक है भाई। स्कोर आप लोग 10,000 लाइव की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हो यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यूट्यूब पर भी 10,000 सीडीपी के में लाइव नहीं आते होंगे, आप लोग यहाँ पर 10,000 सीडीपी के अंदर लाइव आ रहे हो। ठीक है, और अभी तो अब क्लास की शुरुआत ही हुई है। तो मेरे ख्याल से हमारा केवीएस में इतना रिकॉर्ड पहुंचा था, केवीएस के एग्जाम के अंदर, और आज ये आपका पहुंचा है। अभी आप लोग आ ही रहे हो स्पीड से, तो चलिए देखते हैं आज कितने रिकॉर्ड आप लोग बनाओगे पेड क्लास के अंदर। ठीक है, चलिए भाई शुरुआत कर लेते हैं अब आपके टॉपिक वृद्धि यानी कि ग्रोथ के बारे में। एक एक पॉइंट को ध्यान से आप लोग यहाँ पर समझते जाइए। ठीक है, चलिए पहला चैप्टर हेडिंग आप लोग डाल लीजिए। ठीक, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ यानी कि वृद्धि क्या होती है यार, सिंपल सा मतलब है जो चीज बड़ी हुई दिख जाए, जो चीज आपको दिख जाए, बड़ी हुई दिख जाए, वो समझ लेना आपकी वृद्धि है। यानी जो बाहरी रूप से आपको देखने को मिले वो आपकी वृद्धि है। सिंपल सी डेफिनेशन है, ज्यादा इधर उधर आपको कुछ करना ही नहीं है। आप लोगों को मैं सामने से दिख रहा हूं, मान लीजिए कुछ समय के बाद आप लोग देखते हैं यार, या तो मैं थोड़ा और हेल्दी हो जाऊंगा, थोड़ा और पतला हो जाऊंगा, तो आप लोग क्या कहोगे, यार इसकी ग्रोथ सही नहीं हुई, या इसकी ग्रोथ तो यार रुक गई है, या इसकी ग्रोथ जो है आपकी उस प्रकार से नहीं जा रही जिस प्रकार जानी चाहिए। या मान लीजिए आप लोग छोटे बच्चों को देखते हैं, जब हम भी छोटे बच्चे थे तो छोटा बच्चा होता है, धीरे 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 करके इसकी ग्रोथ होती जाती है। तो आप लोग इस ग्रोथ जो हो रही है उसको देखते हो ना। मान लीजिए आपके घर के अंदर बच्चे हैं, या कोई बच्चा आपके सामने कुछ समय के बाद आता है, तो छूटते कहते हैं अरे तू तो बहुत बड़ा हो गया, तू तो बहुत बड़ी हो गई। ठीक है, ऐसे कहते हैं ना, अरे तू तो बहुत मोटा हो गया, तू तो बहुत मोटी हो गई, इस तरीके से कहते हैं ना। तो सिंपल सा मतलब है ग्रोथ का, आपको एक मतलब निकालना है कि जो शरीर की जो बाह्य संरचना होती है, हमारी बॉडी की जो एक्सटर्नल जो आपकी शेप होती है, उसमें जो भी चेंज आता है वो आपकी वृद्धि कहलाई जाती है। सिंपल सी डेफिनेशन जो सभी एग्जाम के अंदर भी आपको देखने को मिलती है। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, इसको मैं सिंपल लिख देता हूं कि जो हमारी बॉडी होता है, तो बॉडी की, शरीर की बाह्य संरचना, बाह्य मतलब आपका एक्सटर्नल, इसको अलग अलग कलर में मैं कर देता हूं ताकि आपको साथ रहे। और देखिए कोर्स के अंदर मैं आपको हमेशा बाइलिंगुअल पढ़ाता हूं, आप लोगों को भी बाइलिंगुअल ही पढ़ना है, वरना आगे आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, यानी कि आपका एक्सटर्नल, ठीक है, ये हो गया आपका एक्सटर्नल, यानी कि आपके बॉडी की जो आपकी बाह्य संरचना होती है वही क्या कहलाती है, आपकी वृद्धि कहलाई जाती है। और जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसको हम लोग यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हो ना कि किस बच्चे की कितनी वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, चाहे आपका वो शैशवावस्था में हो, किशोरावस्था में पहुंचे, बाल अवस्था में पहुंचे, प्रौढ़ावस्था में पहुंचे, तो हम लोग देख सकते हैं कि किस अवस्था में कैसे वृद्धि चलती है और कितने समय बाद रुक जाती है। तो आप लोग सिंपल सा एक चीज यहां पर यह भी निकाल सकते हो कि जिसको देखा जा सके, जिसको देखा जा सके,
जिसको देखा जा सके वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है भाई आपकी वृद्धि, यानी कि वो कहलाती है आपकी ग्रोथ कहलाती है। ठीक है, सिंपल सा मीनिंग ये है इसका यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं अगले कुछ पॉइंट के ऊपर, हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि जो आपकी एक ग्रोथ हो रही है, अब यार ऐसा तो है नहीं कि जो आपकी जो ग्रोथ है तो हमेशा ही ये चलती रहती है। आपकी ग्रोथ, आपकी जो भी बच्चा होता है एक समय के बाद आपकी रुक जाती है ना। मान लीजिए छोटा बच्चा था, ठीक है, पैदा होने के बाद वो आपकी उसकी ग्रोथ होती रही, लेकिन एक समय के बाद आने पर आपकी ग्रोथ रुक भी जाती है। ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये आपकी निरंतर रूप से नहीं चलती। क्या नहीं चलती? यह निरंतर रूप से नहीं चलती है। यह निरंतर यानी कि आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। ध्यान रखना, ये आपका कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस नहीं है। ये आपकी एक समय के बाद आपकी रुक जाती है। क्या होती है? एक समय के बाद, या लिख दिए सबसे बेस्ट आपकी डेफिनेशन है इसके अंदर, आपकी मैच्योरेशन के बाद रुक जाती है। क्या होती है? यह आपकी, या मैं लिख देता हूं, वृद्धि आपकी मैच्योरेशन के बाद रुक जाती है। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, मैच्योरेशन यानी परिपक्वता। क्या होता है? कई बार एग्जाम में सिंपल ये भी क्वेश्चन आ जाता है, मैच्योरेशन यानी परिपक्वता से जुड़ा हुआ। तो क्या होता है मैच्योरेशन या परिपक्वता, उसके बारे में एक बार नजर डाल लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग यहां पर ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वृद्धि मैच्योरेशन तक चलती है। वृद्धि मैच्योरेशन तक चलती है, फिर उसके बाद फिर रुक जाती है। ठीक है, फिर रुक जाती है। देखिए, अब सिंपल सा इसका मतलब समझिए मैच्योरेशन का। अगर मैं आपको मैच्योरेशन के बारे में बताऊं, अगले पेज पर आ जाइए, क्योंकि सीधा सा ये आपके एग्जाम में भी आ जाता है। अगर मैं बात करूं आपके मैच्योरेशन की, यानी कि आपके परिपक्वता की, अगर मैं यहां पर बात करता हूं, क्या होता है ये परिपक्वता? क्या होता है आपका? देखिए, मैच्योरेशन, परिपक्वता, ये बेसिकली होता है आपके जेनेटिक डिस्पोजिशन की वजह से होता है। आप कहोगे सर जेनेटिक डिस्पोजिशन क्या होता है? देखिए, आप लोगों ने कभी एक चीज नोटिस की है, जो हम लोग आज की डेट के अंदर है, अभी क्या चल रहा है, 2023 का एंड चल रहा है अभी आपका, 2023 का एंड अभी चल रहा है। तो जो इस टाइम पर जो मनुष्य है और जो इससे पहले जो आदि मानव होते थे, तो क्या उनके बीच में आपको कुछ डिफरेंस लगता है? लगता होगा, बिल्कुल डिफरेंस। जैसा आज की डेट के अंदर मैं आपको बात बताऊं, आज की डेट के अंदर आपको लाइट जलानी है। ठीक है, मान लीजिए आप किचन के अंदर है, तो किचन के अंदर आपको लाइट जलानी है। आपने माचिस जलाई, लाइट जल गई, या लाइटर आता है, लाइटर से आग जला दी। ठीक है, बट इससे पहले जो आदि मानव होते थे, उनको पता नहीं था आपको आग के बारे में, आग कैसी होती है। वो तो पत्थर की रगड़ लग गई, वहां से दिमाग के अंदर एक थॉट आया कि यार पत्थर की रगड़ लगने से चिंगारी निकल ली, तो वहां से आपका आग का आविष्कार हो गया। लेकिन धीरे धीरे करके जो पहले आदि मानव थे, ना तो उनके पास कपड़े रहते थे, ना खाने का तरीका पता था, ठीक है, जानवरों को मार के खा जाते थे। धीरे धीरे करके उनके अंदर जो आपका चेंज आते गए, और चेंज आने की वजह से आज की डेट के अंदर जो मनुष्य है वो इतना यहां पर मैच्योर हो गया है कि उसको आग जलाने के लिए यहां पर पत्थर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी लड़की की यहां पर शादी हो गई, और वो पहली बार किचन के अंदर गई, और किचन में अंदर जाने पर उसकी सास वहां पर खाना बना रही है। उसने कहा कि आओ बहू रानी, तुम भी यहां पर खाना बना दो। तो बहू रानी ने क्या काम करा, सीधा पत्थर लेके किचन के अंदर मारने शुरू करे। एक दो शायद सास की भी लग जाए। सास कहेगी अरे ये तो बड़ी पागल है, पत्थर क्यों मार रही है? कह रही माँ जी आग जलानी है इसके अंदर। वो कहेगी बेवकूफ, आग जलाने के लिए पत्थर क्यों मार रही है, सीधा माचिस की तिल्ली लगा दे या लाइट जला दे। कहेगी अच्छा ये भी होता है। कहेगी यानी तेरे अंदर तू मैच्योर नहीं हुई बिल्कुल भी, तो ऐसे की ऐसी रहेगी जैसे पहले टाइम में आदि मानव रहते थे। तो यही होगा ना, अगर आदि मानव के टाइम में कोई उनको लाइटर दे देगा या उनको माची दे देगा, वो उनको कहेंगे ये क्या है हमारे पास, कैसे यूज यहां पर होगा, नहीं होगा ना। तो जब आदमी धीरे धीरे करके आपका एक लेवल की ओर बढ़ता है, तो उसको आपका मैच्योरेशन यानी परिपक्वता कहते हैं। क्या पता आने वाले टाइम में फ्यूचर के अंदर और भी कुछ बदलाव देखने को मिले। ठीक है, क्या पता चुटकी बजाने से मतलब कुछ इस प्रकार की चीज आ जाए, कुछ पता नहीं है ना फ्यूचर के अंदर क्या आ जाए। तो आपको सिंपल सा इसके अंदर एक मीनिंग समझना है कि जो जेनेटिक डिस्पोजिशन होता है, किसकी वजह से, जो आपका जेनेटिक डिस्पोजिशन होता है, जेनेटिक डिस्पोजिशन होता है, उसकी वजह से आपकी मैच्योरेशन आती रहती है। और बेसिकली किससे संबंधित होता है? ये संबंधित होता है आपके हेरिडिटी से। हेरिडिटी यानी कि
आनुवांशिकता से। अब ये पूरा चैप्टर है, मैंने आपको बताया हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का, आपके एग्जाम में आना ही आना होता है, 1 नंबर का कंफर्म है, इससे ज्यादा बजाय इसको मैं पर्टिकुलर एक अलग वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा, बट सिंपल सा भी मतलब समझ लीजिए जो मैं आपको बताने वाला हूं, आनुवांशिकता। ठीक है, इससे क्या होता है, ये इससे आपका रिलेटेड होता है, इससे आपका संबंधित होता है। हेरिडिटी बेसिकली क्या होता है, जो जीन्स हमारे यहाँ पर लड़के हंस रहे हैं बहुत, ठीक है कि वो किचन वाली बात के ऊपर, ठीक। यहाँ पर बेसिकली जो जो जीन्स हमारे पेरेंट्स से, हमारे जो पेरेंट्स के पेरेंट्स हुए, ठीक है, जो हमारे पूर्वज हुए, उनके थ्रू हमारे अंदर ट्रांसफर होते जा रहे हैं, उसी को आपका हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी ये समझिए। अच्छा, क्लास रुक रही है, आप एक बार दोबारा मतलब क्लास से बाहर निकल के दोबारा ओपन करिए, आपकी मतलब फिर ये स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्लास रुक नहीं रही है, आप अपने फोन से बैक करिए, दोबारा क्लास में जुड़िए, आपकी चालू हो जाएगी, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था हेरिडिटी की। देखिए, आपने सुना होगा कभी, आपने कहा है ना, अरे यार इसकी नाक तो इसकी मम्मी के ऊपर गई है, अरे यार जो इसकी आंख है वो तो इसके पापा पर गई है, अरे भाई ये जो इसके गाल है ये तो इसके मम्मी पर गए है, ठीक है। तो इस प्रकार से कहते हैं ना, तो ये सब किसकी वजह से होता है, ये हेरिडिटी की वजह से होता है। तो आप लोग किसके ऊपर गए हो, अपनी मम्मी के ऊपर, पापा के ऊपर, या दोनों के ऊपर, ठीक है। जैसे मैं हूं, मैं दोनों के ऊपर गया हूं। कभी कहते हैं कि नाक मम्मी की तरह है, कभी कहते हैं चेहरे का स्ट्रक्चर पापा की तरह है, तो दोनों पर गया हो, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये हेरिडिटी की वजह से होता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि आज चैप्टर हमारा ग्रोथ का है, ठीक है। तो ये हेरिडिटी से रिलेटेड होता है, और पर्टिकुलर एक ऑर्डर में चलता है। क्या चलता है, जो आपकी मैचुरेशन होती है यह सीक्वेंस यानी कि ऑर्डर में चलती है। क्या चलती है, सीक्वेंस यानी कि ऑर्डर में चलती है, ठीक है। देखिए, ऐसे नहीं है कि जैसे मैंने कहा, जैसे पहले आदि मानव थे, तो आदि मानव ने छुटते ही जैसे उन्होंने देखा लाइट जल गई, चलो एक काम करते हैं यार, अब लाइटर बना लेते हैं, ठीक है। यानी पत्थरों से जैसे उन्होंने आग का आविष्कार करा, तो सीधा लाइटर नहीं बनाएंगे, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस आया होगा, धीरे 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 करके चीजें डेवलप होती गई, और आज हम इस डेट के अंदर आ गए कि हमें पता है कि भाई जो आग होती है वो किस प्रकार से मतलब जलाई जाती है, किस प्रकार के टूल का, संसाधनों का यहाँ पर उपयोग किया जाता है, तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चलती है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर जो आपका ये मैच्योरेशन है, यानी कि जो आपकी परिपक्वता यहाँ पर दी हुई है, तो जब आदमी मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होने के बाद फिर आपकी जो ग्रोथ होती है, यानी कि जो वृद्धि होती है, वो यहाँ पर रुक जाती है, ठीक है। अब हम लोग वापस अपने टॉपिक पर आते हैं, यानी कि जो आपका ग्रोथ यानी कि वृद्धि होती है। अब देखिए, सिंपल सा आपको एक मीनिंग तो यहाँ पर निकल के आया होगा कि जो आपकी जो ग्रोथ होती है ये किससे संबंधित होती है, ये आपकी फिजिकल यानी कि शारीरिक चीजों से संबंधित होती है, या इसको आप लोग कह सकते हो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। क्या होता है, जो ग्रोथ होती है, कौन सा है, मैं तो कलर ही अलग अलग लगा रहा हूं, यह एक जैविक, लिख लो हिंदी के अंदर जैविक, या लिख लो बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये इसके सामने ही एक और लिख लो आप लोग फिजिकल, क्योंकि एग्जाम में एक बार फिजिकल भी पूछा जा चुका है, ठीक है। फिजिकल होती है, ठीक है। किससे संबंधित होती है आपकी ग्रोथ, सिंपल सा इसका मतलब आपके शरीर से, जो भी शरीर के अंदर आपका चेंज आता है वही आपका क्या होता है, ग्रोथ होती है। इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, जो कि काफी बार एग्जामिनर ने ऑप्शन में दिया हुआ है, मतलब सीटेट के अंदर इतना बार नहीं आया जितना और टीचिंग एग्जाम के अंदर आपका इस चैप्टर से पूछा जाता है। जैसे मैंने कहा कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है, शरीर से जुड़ा हुआ आपका जो एक संरचना होती है, प्रक्रिया होती है, यानी कि जो हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के अंदर जो आपका चेंज आता है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को आपको ग्रोथ यानी कि वृद्धि कहा जाता है। अगर मैं यहां पर आपके सामने लिख दूं कि यह आपका क्या होता है, एक स्ट्रक्चरल पैटर्न होता है, इसका क्या होता है, यह है स्ट्रक्चरल चेंज, यानी कि आप लोग इसको लिख सकते हो संरचनात्मक पक्ष। किससे, संरचनात्मक पक्ष, ठीक है। अभी आपका डेवलपमेंट आएगा, जब इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस पढ़ोगे ना, तो आपको चीजें समझ में आएगी कि आपका संरचनात्मक पक्ष होता है, वो आपका कार्यात्मक पक्ष होता है। इसलिए मैंने थोड़ा आपको ग्रोथ के बारे में इसलिए डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है। ये आपका क्या होता है, संरचनात्मक पक्ष, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो बदलाव आता है, उसमें जो आपका बदलाव आता है वही क्या होता है, आपका ग्रोथ होता है। भाई शरीर का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो भी आपका चेंज आता है वही आपका क्या होता है, ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है।
अब आप लोग के घर के अंदर बच्चा होगा, उसके शरीर के स्ट्रक्चर में, उसकी फिजिकल जो बनावट है उसके अंदर जो आपका चेंज आता है वही आपका ग्रोथ होता है, ठीक है। तो ये चीजें कभी कभी एग्जामिनर इसको पॉइंट को यहाँ पर दे देता है। आई होप आप लोगों ने ग्रोथ के बारे में भी समझा होगा। अभी यहाँ पर चैप्टर खत्म नहीं हुआ। मैंने कहा ना, आज आप लोग ग्रोथ ऐसा पढ़ लोगे, सीटेट तो छोड़ो, ये तो बच्चा एग्जाम है, इसके बाद भी किसी एग्जाम के लिए आप लोग ग्रोथ पढ़ोगे, वहां से यही सा आपका क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं ग्रोथ के बारे में। यहां तक हमने पढ़ लिया था, देखिए ये तो मैचुरेशन था। एक सेकंड भाई, 30 में से 30 आएंगे, जरूर आएंगे 30 में से 30। देखिए अब यहां पर हम लोग पढ़ते हैं ग्रोथ के बारे में। और देखिए ग्रोथ जो होती है ना, हम इसका मेजर कर सकते हैं, इसको इसको माप सकते हैं। भाई माप सकते हो ना कि किस बच्चे की कितनी ग्रोथ हुई है, कितनी वृद्धि हुई है, ठीक है। हम लोग देख सकते हैं कि इसका कितना वेट बढ़ा है, किसकी कितनी हाइट बढ़ी है, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं ना। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि जो वृद्धि होती है यह मापन योग, या जिसको आप लोग इंग्लिश के अंदर मेजरेबल लिख सकते हो, या आपकी मापन योग यानी कि आपकी मेजरेबल होती है, ठीक है। ये क्या होती है, आपकी मापन योग यानी कि आपकी मेजरेबल होती है, ठीक है। हम इसको क्या काम कर सकते हैं, हम इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है, यानी हम इसका मापन यहां पर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया यहां पर हाइट, अगर आपने ले लिया यहां पर हाइट ले लिया, आपने ले लिया यहां पर वेट ले लिया, आपने ले लिया यहां पर लेंथ ले लिया, तो आप लोग इसका मेजर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। मान लीजिए छोटा बच्चा है, आज की डेट के अंदर जो छोटा बच्चा है, जिस प्रकार से आप उसका यहाँ पर उसको पालन पोषण कर रहे हो, तो आप लोग बता सकते हो कि मतलब इसका वेट कितना बड़ा है, इसकी हाइट कितनी बड़ी है, ठीक है। तो ये क्या होता है, मेजरेबल होता है आपका। जैसे मान लीजिए मेरी ग्रोथ की बात करी जाए, तो अगर मैं अपनी हाइट की बात करूं तो मेरी हाइट अब 5'11" हो गई है, ठीक है। अब ये बढ़ नहीं सकती, क्योंकि वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, मैचुरेशन आने के बाद आपकी रुक जाती है, जैसे मैंने आपसे कहा था शुरुआत में, ठीक है। वेट की अगर मैं बात करूं, मेरे अंदर अब 85 हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका मापन कर सकते हैं। तो छोटे बच्चे का हम लोग देख सकते हैं कि भाई इसका वेट मतलब कितना जा रहा है, कितनी इसकी हाइट जा रही है। तो इसलिए जो आपकी ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, उसको हम, वो मेजरेबल होती है, हम उसका मापन कर सकते हैं। और ये आपकी क्वांटिटेटिव होती है। एक पॉइंट और लिखिए कि यह क्या होती है, सबसे ज्यादा ग्रोथ से जो पूछा जाता है, ये पॉइंट पूछा जाता है, यह है मात्रात्मक, यह मात्रात्मक यानी कि आपका क्वांटिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव होती है, ठीक है। क्या होती है, ये आपकी होती है क्वांटिटेटिव होती है, यानी कि मात्रात्मक होती है, ठीक है। आप इसकी क्वांटिटी बता सकते हो, जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे अंदर कितनी हाइट है, मेरी मैंने लिख दिया भाई 5'11" मेरी हाइट है, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया वेट कितना है, तो मैंने लिख दिया भाई 85 kg मेरा वेट है इस टाइम पर, ठीक है। तो मतलब हम इसको क्वांटिटी में यानी मात्रा में इसको माप सकते हैं कि कितनी है हमारी जो ग्रोथ हुई है, ठीक है। आई होप आप लोग भी छोटे बच्चों का करते होंगे कि पहले मेरा बच्चा इतना था, अब इतना बड़ा हो गया, अब इसकी इतनी हाइट हो गई, इसके इतना वेट हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को यहां पर जो मैंने चीजें समझाई, उससे आपको एक पॉइंट निकल कर यह आया होगा कि जो आपकी जो ग्रोथ होती है, यानी कि जो आपकी वृद्धि होती है, तो ये व्यक्ति की जो क्षमता होती है उसके अनुरूप यहां पर चलती है। क्या चलती है, व्यक्ति की क्षमता के अनुरूप यहां पर चलती है। देखिए मैं बताता हूं व्यक्ति की क्षमता के अनुरूप कैसे चलती है। व्यक्ति की क्षमता, या फिर लिख लीजिए एबिलिटी, व्यक्ति की क्षमता, या फिर लिख लीजिए आप लोग एबिलिटी के अनुरूप यहां पर चलती है, के अनुरूप चलती है। देखिए अब व्यक्ति की क्षमता कैसे, मान लीजिए आपके घर के अंदर छोटा बच्चा है, आप उसको खाना पीना अच्छे प्रकार से नहीं दे रहे, तो क्या उसकी ग्रोथ ठीक प्रकार से हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। मान लीजिए अब जैसे मैं हूं, मुझे अब जैसे मैंने अभी थोड़ा जिम शुरू करा है, 1-2 महीने हो गए, हालांकि हफ्ते में 2-1 दिन ही जा पाता हूं। तो जैसे ही मैंने जिम शुरू करा तो मेरे क्या हुए, जो मसल्स से दोबारा बढ़ने लग गए, ठीक है। तो देख सकते हो यहां से दिखेगा नहीं बाइसेप्स ठीक है। तो अगर हमें अच्छा खाना पीना मिलता है, पालन पोषण हमारा अच्छा होता है, तो हमारी ग्रोथ होगी या नहीं होगी? हम जिम के अंदर जाते हैं, अपने मसल्स तोड़ते हैं, जब हमारे मसल्स टूटते हैं फिर हम डाइट लेते हैं, अच्छा सोते हैं, फिर हमारी रिकवरी होती है और हमारे फिर मसल्स बढ़ते हैं, डोला हमारा बढ़ता है, ठीक है। अगर हम छोटे बच्चों को अच्छी प्रकार से खाना पीना यहां पर नहीं देंगे तो क्या उनकी ग्रोथ हो पाएगी? अच्छी प्रकार से नहीं हो पाएगी।
ठीक है। तो देखिए, आप लोगों को एक चीज शायद मैं यहाँ पर बता दूं, हालांकि आपके टॉपिक से अलग है, लेकिन आप लोगों को ध्यान देनी जरूरी है। स्कूल के अंदर क्वालिटी वाला भोजन देने के लिए एक योजना चलाई गई थी 1995 के अंदर, जो तमिलनाडु से पहले स्टार्ट हुई, जिसको आप लोग जानते हो मिड डे मील के नाम से। हालांकि मिड डे मील इसका नाम बाद में पड़ा, उससे पहले 1995 में कुछ और था। मैं थोड़ा सा लिख देता हूं तो आपको चीजें यहां पर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं 1995 में जो आप लोग जानते हो मिड डे मील की जो आपकी योजना चली थी, और जिसका नया नाम अब क्या है, नया नाम इसका बन गया अब आपका पीएम पोषण योजना। ठीक है, अब मिड डे मील नहीं कहा जाता, अब कहा जाता है, इसका जो नया नाम है वो नया नाम है आपका पीएम पोषण योजना। ठीक है, पीएम पोषण योजना। अगर किसी को इसकी फुल फॉर्म पता है तो फुल फॉर्म भी बता देना। ठीक है, तो पीएम पोषण योजना, इसका क्या मकसद था, जो 1995 के अंदर ये शुरू करी गई थी, इसका ये मकसद था कि भाई जो देखिए सरकारी स्कूल की अगर मैं बात करूं, आप लोग भी भाई सरकारी स्कूल से पढ़े होंगे, या आप लोग जब अपने आसपास के स्कूल के अंदर देखते होंगे तो देखा जाता है कि वहां पर एजुकेशन का लेवल भी उतना अच्छा नहीं है। मतलब अगर मैं दिल्ली एनसीआर को थोड़ा छोड़ दूं, मतलब जितना यहाँ पर चीजें होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ में आपने देखा होगा कि बच्चों की जो ग्रोथ होती है, जो वृद्धि होती है, वो भी अच्छे प्रकार से नहीं होती। ठीक है, जैसे कि मैं खुद अपना बताऊं, जब मेरी एक बार ज्वाइनिंग हुई थी, ठीक है, तो पूर्वांचल यूपी की तरफ थी, तो वहां पर जो बच्चे मैंने सबसे पहले देखा, उनके जो भूरे बाल थे, तो मैंने सोचा यार बच्चों के भूरे बाल, क्योंकि मैं पहली बार इस तरफ गया था, या जैसे जब केवीएस की तरफ मेरा हुआ था तो मैं नॉर्थ ईस्ट गया था, मतलब अलग अलग जॉब का अपना अनुभव बता रहा हूँ, जहां मेरी पोस्टिंग होती थी, तो वहां पर अलग अलग प्रकार के बच्चे मिलते थे। जैसे मैंने बताया भूरे बाल वाले बच्चे मिले, अगर आप पूर्वांचल यूपी की तरफ जाओगे, स्कूल के अंदर जो बच्चे आएंगे भूरे बाल मिलेंगे उनके। उन बच्चों के पास अच्छी प्रकार के कपड़े भी नहीं होते हैं, जो स्कूल के अंदर वो निक्कर पहनते, बनियान पहनते, बेचारे उसी में आ जाते हैं। स्कूल की ड्रेस का पहला, हालांकि जो गवर्नमेंट होती थी पहले ड्रेस देती थी उनको, लेकिन उसके अंदर भी कुछ घपलेबाजी रहती थी, तो गवर्नमेंट ने क्या काम करा कि हम स्कूल की ड्रेस का जितना पैसा है वो पेरेंट्स के, यानी जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके सीधा अकाउंट में दे देंगे। पेरेंट्स भी वहां पर खिलाड़ी है, वो छोटे छोटे बच्चों से काम भी करवाते हैं। खाने को उनको अच्छी प्रकार से नहीं देते, बट उनको काम करवाते हैं, खेतों में यहाँ पर लेके चले जाते हैं। ड्रेस का पैसा गवर्नमेंट ने भेजा, उस ड्रेस को नहीं देंगे, कोई बात नहीं, पैसों को यूज कर लेते हैं, बच्चे ऐसे ही चले जाएंगे। अभी सर्दी का मौसम आ रहा है, सर्दी में आप लोग देखना वो बेचारे बच्चे आपको निक्कर और बनियान में मिलेंगे, उनको सर्दी भी नहीं लगती आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से इन चीजों के लिए जो सरकार थी उसने एक ऐसी योजना शुरू करी कि यार हम बच्चों को स्कूल में एजुकेशन तो दे रहे हैं, उनका मानसिक विकास तो यहाँ पर कर रहे हैं। अभी विकास का टॉपिक आएगा जब हम लोग विकास के सभी डोमेन यानी आयाम के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा कि हम बच्चों को एक यहाँ पर पोषण युक्त भोजन भी उनको यहाँ पर देना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है। तो किसके लिए शुरू करी गई, ये शुरू करी गई बच्चों को, ये लिख लीजिए, स्कूल में पोषण युक्त भोजन देना। बच्चों को स्कूल में पोषण युक्त भोजन देने के लिए ये आपकी योजना शुरू करी गई थी। ठीक है, जिसको आप लोग जानते हो, जैसे ही बच्चे का मतलब आपकी उसकी रेसिस होती है, उसके बाद में आपका पर्टिकुलर अलग अलग डेट के हिसाब से मिड डे मील बने होते हैं कि भाई आज तहरी बनाएंगे, कल हम लोग दाल चावल यहाँ पर बनाएंगे, अगले दिन रोटी सब्जी यहाँ पर बनाएंगे। एक पर्टिकुलर कोई दिन होता है, जैसे मंडे का ज्यादातर होता है, मंडे को बच्चों को यहाँ पर दूध भी मिलेगा, उनको यहाँ पर फ्रूट्स भी मिलेंगे। ठीक है, हालांकि कुछ टीचर इसमें भी निकम्मापन कर देते हैं, वो मिड डे मील की जो डेली संख्या जाती है, मतलब जो आपका शासन रहता है उसके बाद डेली संख्या जाती है मिड डे मील की, कि बच्चों ने भाई मतलब आज इतने बच्चे आए थे, उसके अंदर कुछ गलत भी लिख देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें, मतलब जब आप लोग ये सिस्टम में जाओगे तब आप लोग देखोगे। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से बढ़िया प्लान चला कि मतलब हम बच्चों को यहाँ पर एक क्वालिटी वाला भोजन उनको दे सके, ताकि बच्चे का शारीरिक विकास भी अच्छा हो सके। और जब बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा होगा, उसकी ग्रोथ यहाँ पर बढ़िया होगी, तो बाकी के जितने भी आपके डोमेन होते हैं विकास के, उसको भी इफेक्ट करेगा। अभी हम लोग पढ़ते हैं कि विकास को जैसे प्रभावित करने वाले जो डोमेन होते हैं आपस में अंतर संबंधित होते हैं, तो इसलिए आपकी योजना शुरू करी गई थी। तो व्यक्ति की क्षमता के अनुरूप चलती है जो आपकी ग्रोथ होती है। अगर आपने किसी बच्चों को अच्छा भोजन दिया, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, उसको अच्छा भोजन नहीं दिया, उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। अगर मैं जिम में जाने के बाद सिर्फ एक्सरसाइज कर रहा हूं, डाइट नहीं ले रहा हूं, तो कुछ नहीं, मेरा मुंह निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर डोले बोले कुछ नहीं बनेंगे, हड्डी हड्डी और हो जाऊंगा। तो डाइट अच्छी यहाँ पर लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए कि व्यक्ति की जो खुद की क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपकी ग्रोथ होती है वो चलती है। ठीक है, आई होप आपकी चीजें समझ में आ रही होगी। आपके कमेंट हो जाते, मेरे वाले मोबाइल में रुक कैसे जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। आपने एक चीज यहां पर नोटिस करी कि जो आपकी ग्रोथ होती है, यानी कि जो आपकी क्षमता होती है, क्या ये पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, कमेंट बॉक्स में बताओ। यानी जो ग्रोथ होता है वो नेचर में कैसा होता है, पॉजिटिव नेचर का होता है या नेगेटिव नेचर का होता है।
यानी ग्रोथ होती है वो आपकी बढ़ती है, ठीक है, इसका जो डोमेन है वो बढ़ने का है, यानी बढ़ते हुए तरफ जाती है, या ग्रोथ घटते हुए जाती है, पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है। सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रोथ होती है यह कैसी होती है नेचर में, यह नेचर में धनात्मक, यह नेचर में धनात्मक यानी कि आपका पॉजिटिव होती है। क्या होती है? यह नेचर में धनात्मक यानी कि आपकी पॉजिटिव होती है, ठीक है। क्या होती है? धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है। मान लीजिए आज किसी की हाइट आपकी 2 फीट है, कल 3 फीट हो जाएगी, 4 फीट हो जाएगी, 5 फीट हो जाएगी, इस प्रकार से तो होगी ना आपकी, ठीक है। तो घटते हुए तो नहीं होगी ना। तो ये मैंने आपको कुछ चीजें बताई आपके ग्रोथ के बारे में, वृद्धि के बारे में, ठीक है। अभी आपको टॉपिक खत्म नहीं हुआ। मैंने कहा आज आप लोग यहाँ ग्रोथ पढ़ के जाइए, ग्रोथ पढ़ने के बाद आप सीटेट तो छोड़ो, किसी भी एग्जाम में चले जाओ जहां पर आपका ग्रोथ आएगा, तो आप लोग कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप लोग छोड़ दोगे, ठीक है। आप लोग इन ग्रोथ को पढ़ने के बाद कोई भी क्वेश्चन पेपर यहां पर उठा के देखना। अब जरा कुछ कंसेप्ट की हम लोग और यहां पर बात करते हैं, ठीक है। देखिए अब यहां पर बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं कि वो पर्टिकुलर हर स्टेज में किस प्रकार से यहाँ पर ग्रोथ चलती है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कि जो आपकी ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, वो हर स्टेज के अंदर किस प्रकार से यहाँ पर होती है। देखिए एक चीज आपको बता दूं, जो आपकी स्टेजेज होती है डेवलपमेंट की, जो आपकी स्टेज होती है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक है, तो मतलब इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये पर्टिकुलर एक पूरा अलग चैप्टर है, लेकिन ग्रोथ के संदर्भ में चीजें पूछी जा रही है उसके बारे में हम लोग एक बार यहां पर देख लेते हैं। अगर हम ग्रोथ की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं हम शैशवावस्था की बात करते हैं, यानी कि आपकी इन्फेंसी स्टेज की बात करते हैं, ठीक है। इन्फेंसी स्टेज की अगर कुछ बच्चों की अवस्थाएं भी समझ में ना आए कोई बात नहीं, ठीक है, टेंशन मत लेना, बस ये समझ लेना कि ग्रोथ इन अवस्थाओं में कैसे होती है, क्योंकि जब ये चैप्टर आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा अवस्थाओं का, तब आपको चीजें समझ में आ जाएगी। अगर हम इन्फेंसी की बात करते हैं, मतलब यहां पर बच्चा 2 साल तक का होता है, जन्म से लेकर 2 साल तक का, ठीक है। तो इसमें जो बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो सबसे तेज स्पीड से बढ़ती है। आपने देखा होगा जन्म के बाद जो 2 साल का बच्चा होता है उसकी ग्रोथ यानी जो उसका शरीर होता है, चाहे इसकी हाइट हो वेट हो, बहुत स्पीड से यहाँ पर बढ़ता है, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि आपके जो सीटेट का एग्जाम हुआ था इस बार अगस्त वाला, उसके अंदर यही से संबंधित क्वेश्चन आ गया था। तो मैं समझ गया था कि मतलब इस बार एग्जामिनर ने ठीक पेपर बनाया, लेकिन ये चीजें मैंने अपने स्टूडेंट को पहले ही बता रखी थी, ठीक है, क्योंकि 2 कदम आगे चलना पड़ता है एग्जामिनर की सोच से, वरना फिर हमारी खुद की बेइज्जती है, पढ़ाए हुए में से ना आया तो फिर फायदा ही क्या हुआ, ठीक है। तो ऐसा भगवान की कृपा से अभी तक तो हुआ नहीं है, ठीक है। देखिए इन्फेंसी स्टेज की बात करें तो इसमें जो बच्चों की जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, वो होती है आपकी बहुत तेज होती है, ठीक है। क्या होती है? बहुत तेज होती है, जिसको आप लोग लिख सकते हो वेरी रैपिड, ठीक है। क्या होती है? बच्चों की जो ग्रोथ होती है, बच्चों की ग्रोथ होती है बहुत तेज होती है, वेरी रैपिड आप लोग लिख सकते हो। जैसे आपका बच्चा आता है प्रारंभिक बाल्यावस्था में आता है, अर्ली चाइल्डहुड के अंदर आता है, कौन सा फैन है भाई, जैसे बच्चा आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंदर आता है, यानी कि बच्चा आपका अर्ली चाइल्डहुड के अंदर आता है, अर्ली चाइल्डहुड के अंदर बच्चा आता है, तो ये आपकी जो ग्रोथ होती है बच्चों की वो कैसी हो जाती है, वो हो जाती है इसके कंपैरिजन में थोड़ी कम हो जाती है। क्या हो जाती है? जिसको आप लोग लिख सकते हो, होती तो है तेज स्पीड से होती है, लेकिन इसके कंपैरिजन में, इन्फेंसी के कंपैरिजन में आपकी कम होती है, तो ये होती है आपकी तेज, ठीक है, जिसको आप लोग लिख सकते हो रैपिड, ठीक है। इसको आप लोग लिख सकते हो यहां पर रैपिड, ठीक है, मतलब हो तो रही है ग्रोथ लेकिन इन्फेंसी के कंपैरिजन में कम हो रही है। अगर मैं अर्ली के बाद बात करूं, आपकी मिडिल चाइल्डहुड की बात करूं, किसकी बात करूं? अर्ली के बाद अगर मैं आपकी बात करूं, मिडिल चाइल्डहुड की अगर मैं यहां पर बात करूं, मिडिल चाइल्डहुड की बात करूं, तो यहां पर आपकी जो ग्रोथ होती है वो इसके कंपैरिजन में भी और कम हो जाती है, ठीक है। यानी इसको आप लोग लिख सकते हो कुछ हद तक तेज। क्या लिख सकते हो? इसको आप लोग लिख सकते हो कुछ हद तक तेज, ठीक है, यानी हो तो रही है बट इनके कंपैरिजन में आपकी कम स्पीड से यहां पर हो रही है, ठीक है। ये आपकी मिडिल चाइल्डहुड की बात करूं, अब आती है इसके अंदर आपकी लेटर चाइल्डहुड आती है। क्या आती है? अब इसके अंदर आपकी आती है लेटर चाइल्डहुड आती है, लेटर चाइल्डहुड यहां पर स्टेज आती है। इसके अंदर जो बच्चों की ग्रोथ है एक तरीके से वो आपकी सीमित हो जाती है, यानी कि रुक जाती है, ठीक है। यानी यहां पर कुछ ना कुछ हो रही है, उससे ज्यादा इस वाले में हो रही है, उससे ज्यादा इन्फेंसी में हो रही है, बहुत तेज स्पीड से हो रही है, लेकिन यहां पर एक प्रकार से जो बच्चों की ग्रोथ है वो थोड़ी यहां पर रुक जाती है। आपने देखा होगा जो आपके लगभग ये 11 साल तक के आसपास से पहले के जो थोड़े से बच्चे होते हैं, ठीक है, 11 से 10 या 11 से पहले के जो बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ एकदम थोड़ी सी रुकी हुई आपको देखने को मिलेगी। जैसा आप देखते हो कि छोटा सा बच्चा है, जन्म होने के बाद ही उसको कोई अगर 4 महीने बाद देखा, अरे ये तो बहुत बड़ा हो गया,
अगले 4 महीने बाद देखेगा अरे तो चल फिर भी रहा है भाई आपका, ठीक है। अगले 4 महीने बाद देखेगा अरे मतलब ये तो आपका कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर दिया, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट यहाँ पर हो रही है। तो आपने देखा होगा जो आपकी लेटर चाइल्डहुड की जो स्टेज होती है, यहाँ पर बच्चों की ग्रोथ है ना वो थोड़ी यहाँ पर सीमित हो जाती है, रुक जाती है, यानी कि इसको आप लोग कह सकते हो, इसको पठारी अवस्था कह सकते हो। इसका जो नाम दिया जाता है वो नाम दिया जाता है आपका पठारी अवस्था। क्या दिया जाता है? इसका नाम दिया जाता है आपका पठारीय अवस्था, यानी कि जिसको आप लोग प्लेटू स्टेज यहां पर कह सकते हो, ठीक है। इसको कहा जाता है प्लेटू स्टेज। प्लेटू स्टेज यहां पर इसको कहा जाता है, यानी कि एक तरीके से यहां थोड़ी ग्रोथ बच्चे की रुक जाती है। लेकिन जैसे ही बच्चा आपका ये 10 साल वाले टाइम पीरियड को पार करता है, यानी कि जैसे ही बच्चा आपका किशोरावस्था में पहुंचता है, किसके अंदर पहुंचता है? जैसे ही बच्चा आपका यहां पर पहुंचता है किशोरावस्था में पहुंचता है, यानी कि आपका अडोलसेंस में पहुंचता है, यानी कि यहां पर बच्चा आपका अडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था में पहुंचता है, तो बच्चों की जो ग्रोथ है वो एकदम फिर उसी स्पीड से तेजी से बढ़ती है जिस स्पीड से आपकी इन्फेंसी वाली स्टेज में आपका बच्चा बढ़ना शुरू हुआ था। अब कहोगे सर इसका क्या रीजन है, यहां पर तो कम होती होती जा रही है और यहां पर एकदम फिर उसी स्पीड से कैसी बढ़ गई आपकी? देखिए पहले मैं लिख देता हूं यहां पर फिर बच्चों की जो ग्रोथ हो जाती है वो कैसी हो जाती है? वो हो जाती है वेरी रैपिड। क्या हो जाती है? वेरी रैपिड, यानी कि आपका बहुत तेज हो जाती है। क्या हो जाती है? वेरी रैपिड, यानी कि बहुत तेज हो जाती है। अब इसकी वजह क्या हुई? अडोलसेंस के अंदर जैसे ही बच्चा एंट्री लेता है क्यों उसकी ग्रोथ एकदम इतनी बढ़नी शुरू हो गई? उसका जो रीजन होता है वो होती है उसकी व्यसनदी, ठीक है। जो आपका पॉवर्टी का जो आपका टाइम पीरियड होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं, जो आपकी पॉवर्टी होती है, पॉवर्टी यानी कि जिसको आप लोग यौवनावस्था भी कह सकते हो, यौवनावस्था कहते हो, उसकी वजह से बच्चे की जो ग्रोथ है वो फिर उसी स्पीड से यहां पर बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो लड़का होता है लड़की होती है, अगर मैं लड़के लड़कियों की पॉवर्टी एज की बात करूं, अलग अलग ऑथेंटिक किताबों में इसकी जो एज जो ग्रुप है वो अलग अलग प्रकार से दिया हुआ है। अलग अलग जो एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन भी पूछे गए उसके अंदर भी आपका टाइम पीरियड दिया हुआ है। मैं मोटा मोटा अप्रोक्सीमेट आपको बता देता हूं, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में इसका ये पूछा नहीं जाता, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो भी आपका एग्जैक्ट बनता है। अगर मैं इसकी बात करूं आपके लड़कों की, और अगर इसकी बात करूं मैं आपकी लड़कियों की बात करूं, तो लड़के में लगभग जब 10 साल का बच्चा हो जाता है तो तब आपकी ये पॉवर्टी एज शुरू हो जाती है, और लड़कियों में 10 से 12 आप लोग लिख सकते हो, और लड़कियों में आपकी 11 से 13 साल में पॉवर्टी एज शुरू हो जाती है। यानी जैसे जो लड़कियां होती है जब वो 11 साल के आसपास की होती है तो उनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, जो पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं। लड़के जो होते हैं जब वो इस वाली स्टेज के अंदर होते हैं तो आपने देखा होगा कि उनके हल्की हल्की दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है, यानी बाल आना शुरू हो जाता है। लड़कों की जो आवाज होती है वो उनकी आवाज भारी हो जाती है। तो इस प्रकार से उनके जो शरीर के अंदर जो चेंज आते हैं ना वो आपके पॉवर्टी एज के अंदर आते हैं, यानी अडोलसेंस के अंदर आते हैं। और यहाँ के बाद जो बच्चों की ग्रोथ होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत स्पीड से बढ़ती है, ठीक है। हालांकि जो लड़कियां होती है थोड़ा कंपैरिजन में लड़कों से हर चीज में आगे रहती है, ठीक है। जैसे यहां पर बात करी जा रही थी आपकी मैच्योरेशन की बात करी जा रही थी, ठीक है। यहां पर बात करी जा रही थी आपके मैच्योरेशन की, अरे कहा क्या, मैच्योरेशन की बात करी जा रही थी। तो मैच्योरेशन के अंदर जो आपकी लड़कियां रहती है ना, ठीक है, जो लड़कियां रहती है, तो लड़कियां आपके लड़कों से मैच्योर जल्दी हो जाती है। अब लड़के नाराज मत हो जाना, ठीक है, कि सर इन्हीं को ज्यादा कह रहे हो, मैच्योर ज्यादा हो जाते हैं, ज्यादा हो जाती है, ये बात सच है, ठीक है। बाद में आने पर दोनों एक तरीके से इक्वल हो जाते हैं, लेकिन शुरुआत में जो लड़कियां रहती है वो हर चीज में आगे रहती है, मैच्योरिटी के मामले में, फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में, आपके इमोशनली हर प्रकार के मतलब सोशल डेवलपमेंट के बारे में लड़कियों के अंदर जो मैच्योरेशन है वो लड़कों के कंपेरिजन में शुरुआत में थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। अब कुछ बच्चे जैसे एक दो बार कमेंट में मारते हैं, नहीं सर हम ज्यादा आगे होते हैं, इनकी बुद्धि तो इनके घुटनों में होती है। ऐसा बिल्कुल भी मत कहना, ठीक है, वरना दो गाली लड़कियों से मुझे भी पढ़वाओगे। सिंपल सा आपको बात ध्यान रखनी है, एग्जाम में भी क्वेश्चन गया है कि लड़कियां क्या होती है लड़कों से, क्यों भाई लड़कियां बोलो, कि लड़कियां क्या होती है लड़कों से, थोड़ी मैच्योर पहले जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो लड़कियों पर जो मीम बने होते हैं ना, जैसे लड़की कोई ड्राइविंग कर रही होती है, ठीक है, किसी को ठोक देती है या कुछ और ऐसा काम कर रही होती है तो उनका मजाक उड़ाया जाता है। तो लड़कियों बता देने ने कि हम तुमसे पहले मैच्योर हो जाते हैं, बाद में तुम हमारे बराबर आके चलते हो, ठीक है, ये वाली बात बता देना, ठीक है।
इन टॉपिक पर मैं बोलकर भाई अपनी कुछ नहीं करूंगा, वरना पता चले 4 गालियां मुझे भी पड़ी। ठीक, तो आप लोगों ने इस बात को देखा, एडोलसेंस के देखा। बेसिकली एडोलसेंस तक आपको पढ़ना जरूरी होता है। इसके बाद जैसे आपकी एडल्टहुड आती है, प्रौढ़ावस्था आती है, तो प्रौढ़ावस्था में जो आपकी ग्रोथ होती है वो ग्रेजुअली हो जाती है, धीरे धीरे चलती है। बट आप लोग एडोलसेंस तक जानिए, क्योंकि आपके एग्जाम में मोस्टली या जो भी टीचिंग एग्जाम होता है एडोलसेंस तक आपका पूछा जाता है। ठीक है, यहां तक आई होप आप लोग समझे होंगे। ठीक है, कि जो मैंने बताया। अब आप लोगों ने एक बात देखी, जैसे एडोलसेंस के अंदर यहां पर बच्चा है, चाहे लड़का है लड़की आई, उसके अंदर एकदम शरीर के अंदर एकदम चेंज जो आते हैं ना, जैसे जो आपकी पुबर्टी एज की वजह से आपके आते हैं, इसको एक टर्म दिया गया है। इसका नाम एक दिया हुआ है ग्रोथ स्पर्ट। मैं यहां पर इसको लिख देता हूं, इसका नाम यहां पर दिया हुआ है ग्रोथ स्पर्ट। ठीक है, इसको बोला जाता है ग्रोथ स्पर्ट। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है आपका ग्रोथ स्पर्ट, इसको बोला जाता है। इसका सिंपल सा क्या मतलब है कि ग्रोथ में जो एकदम आपकी वृद्धि होती है, यानी कि शरीर में जो अचानक से तेजी होती है, शरीर में जो अचानक से बदलाव आते हैं, उसको बोला जाता है आपका ग्रोथ स्पर्ट बोला जाता है। ठीक है, जिसको मैं यहां पर लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए कि शरीर के अंदर कौन सा पेन है भाई, सारे तो पेन यूज हो गए, तो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, शरीर में यानी बॉडी में जो अचानक परिवर्तन आता है, और किसकी वजह से अचानक परिवर्तन आता है? यौवनावस्था की वजह से अचानक परिवर्तन, यानी कि अचानक चेंज आना, अचानक परिवर्तन आना, ये किसकी वजह से होता है? ये होता है ग्रोथ स्पर्ट, जिसको एक टर्म यानी जिसको एक नाम यहां पर दिया जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इस बात को समझा होगा। जैसे हम लोग जब किशोर अवस्था के बारे में पढ़ेंगे या बाकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो जो किशोर होते हैं तो कैसे भ्रमित होते हैं, किशोर अवस्था के अंदर कैसे परेशान होते हैं, जब ये फिजिकली चेंज मतलब उनके अंदर देखने को मिलता है तो परेशान हो जाते हैं। ठीक है, लड़कियों के अंदर होता है, हालांकि वो अपनी मदर से मतलब कंसल्ट कर लेती है, घर के अंदर जो सिस्टर होती है उससे कर लेती है, बड़ी लड़कों को यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, वो सब हम लोग मतलब थोड़ा डिटेल में जब आपकी ये स्टेजेस चलेगी तब पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर मुझे आपको बताना था ग्रोथ, तो ग्रोथ के बारे में मैंने आपको बताया। आई होप आज से पहले शायद आपने ग्रोथ के बारे में इतनी चीजें ना पढ़ी हो जितनी चीजें मैंने आपको बताई है, और जो भी आपका एग्जाम रहेगा मोस्टली क्वेश्चन आपके ग्रोथ के भी यही से आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो जो आपका बच गया हो, वो आप लोग यहां पर लिख सकते हो। ठीक है, क्या मोहम्मद तारिक क्या हुआ है, आप मैसेज में लिखिए। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज आप लोग बताइए, जो ग्रोथ होती है, क्या ग्रोथ सभी की एक जैसी होती है? मान लीजिए कोई बच्चे की हाइट है, तो बाकी बच्चों की भी हाइट उसी स्पीड से बढ़ती जा रही है, या बच्चों की जो वेट है वो सभी का एक स्पीड से बढ़ता जा रहा है? नहीं बढ़ता जा रहा ना। तो ग्रोथ पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो ग्रोथ पर आपके हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हालांकि ये चैप्टर आपका आगे आएगा, इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको करवाने की सोच रहा था। कहा गया भाई हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, मैंने लिखा था कौन से वाले पर लिखा था मैंने, हेरिडिटी एनवायरनमेंट है, कहा गया हेरिडिटी एनवायरनमेंट, मैं ही भूल गया हेरिडिटी एनवायरनमेंट को, तो ये लिखा ना आपका। तो जो आपकी ग्रोथ होती है ना, जो वृद्धि होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, उस पर जो आपका प्रभाव पड़ता है ना, वो आपके दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है, यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का प्रभाव रहता है। मान लीजिए आपने देखा होगा कि किसी के फादर की हाइट लंबी है, तो उसका बच्चा भी लंबी हाइट का निकल जाता है। लेकिन मान लीजिए आपने देखा किसी का जो फादर है वो बहुत पतले से है, ठीक है, लेकिन अगर उस बच्चों को अच्छा पालन पोषण दिया जाए तो उसका जो वेट होता है वो बढ़ जाता है। यानी कि आपके हेरिडिटी के ऊपर भी निर्भर करती है जो आपकी ग्रोथ होती है। किसके ऊपर निर्भर करती है? हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता के भी ऊपर निर्भर करती है, और आपके एनवायरमेंट के ऊपर भी करती है। किसके ऊपर करती है? और आपके एनवायरमेंट के ऊपर भी निर्भर करती है। और इन्हीं की वजह से बच्चों के अंदर जो यहां पर ग्रोथ के बीच में देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है व्यक्तिगत विभिन्नता है, जिसको कहा जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेज। क्या कहा जाता है जिसको? जिसको कहा जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेज, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता है जिसकी वजह से देखने को मिलती है। अच्छा आप लोग सिंपल एक बात बताइए, क्या आप जो बहन भाई है, क्या सभी का वेट एक जैसा है? अलग अलग है ना। आप लोग जो दोस्त यार होंगे सभी का वेट एक जैसा है? अलग अलग है ना। ठीक है, आपकी जो हाइट है वो भी अलग अलग है ना। तो ये अलग अलग क्यों होती है? क्योंकि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की वजह से अलग होती है। किसी के घर के अंदर अच्छा खाना पीना दिया जा रहा है, ले बेटा दूध भी ले बेटा ये भी चीज खा वो भी खा, मेरा लाल मेरी मुन्नी, ठीक है, खूब तंदुरुस्त हो जा खा के, तो वहां पर उसकी बच्चे की जो ग्रोथ कैसे होगी? ग्रोथ यहाँ पर उसकी बढ़ेगी एकदम। और किसी के घर में बेचारा मान लीजिए गरीब घर से है, वहां पर उसके खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं, तो क्या उसकी ग्रोथ अच्छी होगी? नहीं होगी ना अच्छी। तो दोनों जो आपके फैक्टर होते हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, दोनों का प्रभाव पड़ता है बच्चों की जो ग्रोथ पर पड़ता है। ठीक है, पूछिए अगर आपको कोई सवाल पूछना है,
और आई होप आपको जो चैप्टर मैंने बताया वो समझ में आया होगा। ग्रोथ के बारे में आज आप लोगों ने यहाँ पर पूरा डिटेल में पढ़ा होगा जो मैंने चीज आपको बताई। और जब हम लोग डेवलपमेंट पढ़ेंगे फिर हम लोग इनसे रिलेटेड क्वेश्चन लगाएंगे और फिर आप देखना क्वेश्चन आपको कैसे फिर यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, दोनों पर निर्भर करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, वेरी गुड, पूछिए अगर आपका कोई सवाल अब यहाँ पर बच जाता है। ठीक है, ठीक है। मैंने कहा ना क्वेश्चन एक बार डेवलपमेंट हो जाए ना, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रोथ के ऊपर आज तक एक या दो बार ही पूछा गया है, जब से आपका सीटेट 2011 से अभी तक हुआ है। लेकिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर मिक्स जो आपका पूछा जाता है, तो एक बार मैं डेवलपमेंट करा दूं फिर इसका क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, देखो आप ये मत कहो कि सर ये क्वेश्चन करा दो, ये चीज करा दो, उसकी जिम्मेदारी आप लोग बिल्कुल मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। जो मैं चीजें करा रहा हूं सीडीपी से बाहर आपकी नहीं जाएगी, बट जो जो चीज आपको कराता जा रहा हूं उसको आप लोग करते जाइए। ठीक है, और नहीं करना आपको कुछ भी। ठीक है, ठीक है। हाँ, यूट्यूब से लेकिन इतना डिटेल में आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, जितना चीज़ें मैंने आपको बताई होगी थोड़ा थोड़ा वहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये जितनी चीज़ें आपको दिख रही है, ठीक है, तो आप लोग इसको देख लेना सभी को अच्छे तरीके से जो मैंने आपको बताई। ठीक है, हाँ मतलब क्लास तो कंटिन्यू हो गई है। मेरा जो क्लास है एमडब्ल्यू में मेरी क्लास लगती है। ठीक है, तो 3 बजे मेरी एमडब्ल्यू में मतलब सीडीपी की क्लास मेरी आप लोगों के लिए यहाँ पर रहेगी। ठीक है, हाँ। अब मॉक टेस्ट आने शुरू हो गए। देखिए मैं क्या काम करता हूँ, हर हफ्ते के अंदर एक एक मॉक टेस्ट आते जाते हैं। जैसे हर हफ्ते के अंदर एक मॉक टेस्ट आप लोग लगा लोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसे करते करते दिसंबर के एंड तक आपके सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आपको डोंट वरी आपको सारे आते जाएंगे। उसके अंदर डेट लिखी रहती है पर्टिकुलर कि अगला मॉक टेस्ट इस डेट को आएगा, अगला मॉक टेस्ट इस डेट को आएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, चैप्टर समझ में आया? चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा? डिटेल में पढ़ाना आपने इसको अच्छे तरीके से? ठीक है, तो कोई दिक्कत परेशानी है इसके अंदर आपको देखने को मिली? ठीक है, बताइए अगर आपको मिली हो तो। ठीक है, अच्छा आपका कोर्स नहीं बदला गया भाई, इनका कोर्स बदलवा देना। कुछ बच्चे पेपर 1 वाले 2 ले रहे हैं, 2 वाले 1 ले रहे हैं। ठीक है, आप मैसेज कर देना, बदलवा देंगे। ठीक है, ठीक है। सर सबसे अच्छा आपका ही क्लास लगता है? अच्छा नहीं, सभी टीचर अच्छे हैं भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। हाँ मैसेज आ रहे हैं आपके, आप कह रहे हो ना कि सर हमारे पास आपके मैसेज आ रहे हैं। अब तो कुछ बच्चों की यहाँ पर संख्या कम हो गई, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड। ये देखो आपके मैसेज पूरी स्पीड से जाते रहते हैं यहाँ पर, दिख गए? अब सोच रहा हूँ कितने मुश्किल से पढ़ना पड़ता है यहाँ पर, पकड़ना पड़ता है एक एक को। ठीक है, नो डाउट सर, नो डाउट, नो डाउट। ठीक है, चलो भाई, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट यानी कि विकास के बारे में। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।